अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आमिर भट्ट है। तो जो आज का डिस्कशन होगा वो होगा पार्ट 2, जो नीट एनालिसिस, जो हम आंसर्स निकाल रहे थे नीट। तो कल के लेक्चर में जो पार्ट 1 था इससे डिस्कशन का वो था, उसमें हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। तो अब उसके बाद के आगे कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमको ये कहता है कि पीएन जंक्शंस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो पीएन जंक्शंस दे दिए गए हैं, 3 सर्किट्स दिए गए हैं, ए सर्किट, बी सर्किट एंड सी सर्किट। तो उसमें से क्या है, आपको क्या देखना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस और इक्वल इन। तो 2 पीएन जंक्शंस में से किस सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो पहले अगर देखा जाएगा, पहले ए फिगर को आप देखें, उसमें से क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पीएन जंक्शन है फर्स्ट फिगर की, ए फिगर में, उसमें वो भी दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस। दैट मीन्स अगर यहाँ से देखा जाएगा, ए जो है वो है फॉरवर्ड बायस और जो बी है उसको किया गया है रिवर्स बायस, क्योंकि इस वाले साइड से जो नेगेटिव साइड का टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा गया है। तो दैट मीन्स दिस इज द रिवर्स बायस। और सी जो है वो वापस से फॉरवर्ड बायस किया गया है। ऑब्वियसली इसका और इसका सर्किट सेम टू सेम है, दैट मीन्स ए और सी का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स बोथ सर्किट्स ए एंड सी विल हैव द सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस। ओके, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32, ओके, यस। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या दिया गया है, आप यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ हाईलाइट होगा। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंज in a certain segment of screen when a non monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used। ठीक है, तो पहले एक 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की एक मोनोक्रोमैटिक, दैट मीन्स मोनोक्रोमैटिक मीन्स के एक वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है, तो वो यूज़ की गई है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, उसमें दिखा गया है 8 फ्रिंज। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ, दैट मीन्स यहाँ m दिया हुआ है 8 और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तो दूसरा में यहाँ क्या दिया गया है, अब अगर वेवलेंथ को चेंज किया गया है, कहाँ, अब वेवलेंथ को दिया गया है 400 नैनोमीटर। तो आपको नंबर ऑफ फ्रिंज पता करना है। हमको क्या पता है, वी नो हमारे पास n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से ये देखा होगा, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। n1 यहाँ पे 8 है, लैम्डा 1 कितना है यहाँ पे 600 इज इक्वल टू n2 कितना है, n2 मुझे निकालना है, n2 मुझे पता नहीं है, लैम्डा 2 कितना है, वो है 400। ये 2 से ये 2 0 गए, तो यहाँ 4 1 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स यहाँ बचा n2 इज इक्वल 6 2 जा 12। तो n2 का वैल्यू आ जाएगा आपको 12। दैट इज अगर ऑप्शंस को मैच किया जाएगा 12 वुड बी दी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। यह है ऑप्शन नंबर 2। तो मैं यहाँ रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात आती है। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33, ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले हम यहाँ रब कर लेते हैं। ओके, तो एक बड़ा सा एक लॉन्ग कॉलम है, यहाँ लिखते हैं, एक बड़ा सा एक लॉन्ग कॉलम है, उसमें से लिक्विड भरा हुआ है और उसमें से हम एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर लेंगे। ऑब्वियसली जितना यहाँ हाइट कम है तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगा, जितना जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स यहाँ ऊपर अगर इस लिक्विड का डेंसिटी रो होगा, जितना जितना आप नीचे जाएंगे, ऑब्वियसली ये क्लास 11th के टॉपिक से है, दैट मीन्स मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक से, बल्क प्रॉपर्टीज जो है उसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जितना जितना ये नीचे जाएगा उतना उतना उसका वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा भी ग्राफ देखा होगा आपने, तो ग्राफ ऐसा है वेलोसिटी और टाइम का, तो इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे ऐसा ग्राफ करो बी पे है, हाँ, नो मैटर इसके वो बाकी करो ऐसे दिए हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बाकी सारे यूजफुल आपने ऐसे देखे भी नहीं होंगे। और इस वाले चैप्टर में आपने ऐसा करो देखा होगा कि पहले पहले यहाँ ऊपर जब टाइम 0 होता है तो पहले पहले लीनियरली इंक्रीज हाइट वेलोसिटी बढ़ती है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जितना जितना आप नीचे चले जाएंगे टाइम के साथ साथ। समझ में आया तक? ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो 34 आपको यहाँ से हाईलाइट होगा। 34 में क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट with the maximum load of 20,000 kg
तो 20,000 लिफ्ट का लोड है, एक तो उसका लिफ्ट का लोड और उसमें पैसेंजर्स कुछ है, वो लेके इसका लोड 2000 kg है। ये अब ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लूँ, लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन लिफ्ट को नीचे वेट लग रहा है 2000, लेकिन यह है उसका मास, ठीक है। तो अगर उसका वेट देखा जाएगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो आएगा 20,000 kg नीचे की ओर, ठीक है। अब और एक चीज क्या दिया गया था, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो ये ऊपर जा रहा है लेकिन एक फोर्स इसको नीचे लाने की ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी नीचे लग रहा है, दैट मीन्स 3000 न्यूटन। तो ओवरऑल जो नेट एफ नेट नीचे की ओर लग रहा है वो है 23,000 ऑलमोस्ट, ये 20,000 और ये 3,000। दैट मीन्स अब अगर इसको आपको ऊपर ले जाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इनवर्ट्स इज, इस लिफ्ट को जो इसको मोटर पावर सप्लाई जनरेट करता होगा, इसको लिफ्ट कराता होगा, तो उसको कितना पावर इसको देना पड़ेगा। आपको पता है पावर, और इसका फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर निकालना, पावर इज फोर्स, कितना, जितना इसको नेट फोर्स नीचे उतना ही इसको ऊपर वाला फोर्स होगा एफ नेट, वो कितना होगा उतना ही उसको ऊपर लगेगा, दैट मीन्स 23,000, ठीक है, इंटू वेलोसिटी 1.5। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1.5 को ऐसे 15/10, इससे ये चला गया, यहाँ बचा P इज इक्वल टू 23 इंटू 15 और इंटू 23 इंटू 15 इंटू 10 पावर 2। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3400 एंड 500 आपके सामने आ जाएगा। और आप जब इसको मैच कर लेंगे ऑप्शंस के साथ, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मूव करते हैं आगे जाके। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको यहाँ हाईलाइट होगा। तो द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। तो इसमें से मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ग्राफ देखना है, कौन फॉलो करेगा। आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, या एक रिलेशन है, डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी सिंपली। या आप यहाँ पे देखिए तो ग्राफ ऐसे करके है, ठीक है, लैम्डा यहाँ से पी यहाँ से। अब अगर पी की वैल्यू 0 डालेंगे, अब अगर पी की वैल्यू 0 डालेंगे, लैम्डा का वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। दैट मीन्स जब पी का वैल्यू यहाँ पे होगा 0 पे होगा तो लैम्डा की वैल्यू कोई इन्फिनाइट से आनी चाहिए। तो ग्राफ्स में अगर देखा जाएगा तो उसमें से इन्फिनाइट से खाली ये वाला आ जाता है ऐसे करके। तो ऑब्वियसली जितना जितना आप पी को बढ़ाओगे उतना उतना लैम्डा घट जाएगा, पी बढ़ेगा लैम्डा घटेगा। तो ये वाला करो, ये वाला करो, ये फॉलो करता है, ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, यहाँ हाईलाइट हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, A big circular coil of 1000 turns, एक कॉइल है, एक बड़ी सी कॉइल है जिसके 1000 टर्न्स है, एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर। तो उसका रेडियस, जो टर्न्स का रेडियस है, कॉइल का रेडियस है, वो 10 मीटर है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियंस। ऑब्वियसली अब अगर हम यहाँ देखेंगे उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकंड ऑब्वियसली, यस। तो आफ्टर दैट वी हैड गॉट द इफ द vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 power minus 5 टेस्ला। तो B का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 power minus 5 टेस्ला, यस। अब उसके बाद दिया गया है एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12.56, जो बराबर ऑलमोस्ट 4 पाई के होता है, 4 पाई के होता है। 4 into 3.14 जब आप करेंगे वैसे 12.56 के अराउंड आ जाता है वो, ठीक। तो देन दी मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन दी कॉइल विल बी, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन दी कॉइल वुड बी। देखिए तो आपको क्या, आपके पास क्या है, हमारे पास होता है फाई, ठीक है, क्या होता है वो बराबर BA cos ऑफ थीटा, फ्लक्स cos ऑफ थीटा, सॉरी। या आप इसी चीज को लिखते हो B इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू BA cos ओमेगा t। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, वो लेकिन किसके बराबर होता है, EMF के भी। चलो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट या तो वो कर्ली ई से रिप्रेजेंट कर लो ऐसे,
वो EMF रिप्रेजेंट होगा d∅dt। तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो आएगा BA sin ओमेगा t, और इंटरनल डिफरेंशिएशन इस ओमेगा का वो बाहर आ जाएगा और माइनस के साथ। और इसलिए हमको करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट, ठीक है। नाउ अब देखो हमको क्या पता है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, ओम्स लॉ से आपको ये पता है, लेकिन V की जगह आप यूज कर सकते हैं EMF डिवाइडेड बाई R। ये R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, लेकिन EMF, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है, तो हम EMF की जगह यूज कर सकते हैं वैल्यू, हम EMF की जगह यूज कर सकते हैं ओमेगा BA sin ओमेगा t, sin ओमेगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो या माइनस, हमको करंट का वैल्यू निकालना है, करंट माइनस या पॉजिटिव, हमको करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो माइनस आप ले साथ में, कोई फर्क नहीं रखेगा, या तो मत ले, आपको आप माइनस को ओमिट ही कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू ओमेगा BA sin ओमेगा t बाई R। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर ले, आपको करंट का, ये कौन सी करंट होगी, ये होगी इंड्यूस्ड करंट EMF की वजह से, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपको इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम चाहिए, अब अगर I मैक्सिमम होगा, फॉर I मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा t को मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स साइन ओमेगा t मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, दैट मीन्स वो 1 आना चाहिए। अगर आपको साइन इंड्यूस्ड करंट को मैक्सिमम करना है तो ये साइन ओमेगा t मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहिए तब। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा t का क्या है, मतलब साइन थीटा का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स वहां आप ले सकते हैं 1 वैल्यू। तो मैं लिखूं देयरफॉर I मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा BA और उसकी जगह 1 डिवाइडेड बाई R। यहां देखो, ओके। अब उसके बाद अगर हम देखा जाएगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, B का वैल्यू, A का वैल्यू, R का वैल्यू। यहाँ देखें ओमेगा का वैल्यू 2, B का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁵, और ये है एरिया। अगर सर्कुलर वायर देखा जाएगा, सर्कुलर वायर का एरिया कितना होता, सर्कुलर वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन R अगर देखा जाएगा, R रेडियस दिया हुआ है ऑलमोस्ट 10 मीटर, तो दैट मीन्स 10 मीटर का स्क्वायर ऐसा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 पाई सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये 12.56 4 पाई होता है। यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, ये 4 चला गया, ये पाई चला गया। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ बचा 10⁻⁵ और यहाँ बचा 10⁻², दोनों को बेस सेम पावर शुड बी एडेड, 10⁻⁵ प्लस 10⁻², वहाँ बचा 10⁻⁻3। ये आपका आंसर आ गया एम्पियर। लेकिन हमको दिया गया था ये एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट है, ऐसी आपके पास 1000 टर्न्स। अगर मैं बोलूँ फॉर n इज इक्वल टू 1000 टर्न्स, तो हमको क्या पता होगा, तो मैं लिखूँ यहाँ पे I इम्प्लाइज I मैक्सिमम इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 1000। तो 10⁻1000 को लिखूँ मैं 10⁻3 से चला गया, वहाँ बचा 1 एम्पियर। तो अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो मैं इस चीज़ को रब कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। हाँ, नो मैटर आप इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास उतना टाइम ना बचा हो, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है तो मान सकते हैं, ठीक है, लेवल हार्ड थोड़ा सा। 36 हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 को हम चेक कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ से आपको हाईलाइट होगा, 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है। ऐसा फिगर है, यहाँ से -q, यहाँ से +q, यहाँ उसका लेंथ L। ओबवियसली डायपोल मोमेंट का फार्मूला P इज इक्वल टू q × 2L, ये तो पता है। और डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की ओर, तो वैसा कुछ है नहीं। लेकिन इसने क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन L। आपको एक पॉइंट लेना है R, यहाँ पे उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सॉरी आई मीन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वो जो है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ R है, और जो ये R है वो L से बहुत बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे, दैट मीन्स एट एक्शियल लाइन, एट एक्शियल पॉइंट,
एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एट एक्चुअल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। या अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है, आप इसको एज इट इज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आई मीन से, तो उसका जो आर के साथ रिलेशन है वो एक क्यूबिक रिलेशन होता है। ये एक सीधा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट याद ही होता है, ठीक है, क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर जो क्वालिफाई ना भी कर ले उसको भी ये फॉर्मूला पता होता है, ये रिलेशन पता होता है। अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव करते, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपको यहाँ हाईलाइट होगा। तो अब उसके बाद 38 क्या कह रहे हैं, ए सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस L, इंडक्टेंस 10, दैट मीन्स इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 10 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, वो कितना है 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो की जगह 10 पावर माइनस 6 फेरेड लिख सकता हूं मैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओहम का, 50 ओहम का। उसके बाद is connected to an AC source जिसका वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब यहाँ 100t, क्लियरली ओमेगा इज इक्वल टू 100, यहाँ मुझे समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज V0 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज V। आपको क्या पता करना है, आपको V0 पता करना है और V पता करना है। एज आपको पता है V0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। तो यहां लिखेंगे V0 इज इक्वल टू, यहां लिखिए 1/2π अंडर रूट ऑफ L कितना 10, C कितना, यहां बचा ये 10 पावर माइनस 5, यहां बचा 10 पावर माइनस 5। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा 1/2π अंडर रूट ऑफ 10, यहाँ +1, यहाँ बचेगा 10 पावर माइनस 4। तो ये यहाँ कैसा आ जाएगा 1/2π अंडर रूट और स्क्वायर चला गया, वहां बचा 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2। तो V0 को यहाँ लिखूँ मैं, ये 10 पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, वो बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 2π, 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा। तो इम्प्लाइज जो V0 है उसका वैल्यू आया 50 डिवाइडेड बाई पाई, 50 डिवाइडेड बाई पाई। अब यहाँ मैं करने का ट्राई करता हूँ, हमको पता है अब निकालना है मुझे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू। अब इसको पता करना है न्यू को, मुझे पता है ओमेगा किसके बराबर 2π न्यू, तो न्यू किसके बराबर होगा ओमेगा बाई 2π। लेकिन ओमेगा आपने पता कर लिया वो है 100 डिवाइडेड बाई 2π, 2 1 ज़ा 50 ज़ा, दैट मीन्स न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई पाई। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी 50 बाई पाई है और रेजोनेट फ्रीक्वेंसी भी 50 बाई पाई है। दोनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अगर ऑप्शंस को मैच किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये, दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो आपको हाईलाइट होगा क्वेश्चन यहाँ से, तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg ऑफ वाटर एट STP। तो हमको क्या बताया गया है कि 4.5 kg दैट मीन्स 4500 ग्राम्स पानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आपको पता है 18 ग्राम का पानी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 0.0224, ठीक है, 0.0224 वो ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक मीटर। अब मुझे बताओ इसके अराउंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.0224 डिवाइडेड बाई 18, ये 1 ग्राम। तो मुझे बताओ देयर 4500 ग्राम्स कितना करेंगे, 0.0224 यूनिटरी मेथड सिंपल डिवाइड बाई 18 इंटू 4500। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 5.6 क्यूबिक मीटर। ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको यहाँ हाईलाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें यहाँ P दिया हुआ है और यहाँ Y दिया हुआ है, यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ Y दिया हुआ है और यहाँ और एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है Q और यहाँ दिया हुआ है X, ठीक है। ऐसा यहाँ गैल्वानोमीटर दिया गया है यहाँ, ठीक है। आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। आपको ये अननोन रेजिस्टेंस को पता करना है, अननोन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बताया गया है, इसको पता करना है बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको एडजस्ट कर लो और इसका वैल्यू पता कर लो। आपको पता है सिंपली फॉर दी, यहाँ क्या बोला गया है लास्ट में, फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। आपको पता है P/Q इज इक्वल टू X/Y,
तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूँ x इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू वाई, पी बाई क्यू इंटू वाई। आपको x को प्रिसाइज करना है, तो क्या मैं x को ऐसे लिखूँ डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, p को यहाँ लिखूँ डेल्टा p डिवाइडेड बाई p, प्लस q को लिखूँ डेल्टा q डिवाइडेड बाई q, y को लिखूँ डेल्टा y डिवाइडेड बाई y। सिंपल। अब अगर इसको मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज इट, तो इसको छोटा बनाने के लिए ये छोटा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। इन दोनों को छोटा करने के लिए अगर ये p बड़ा होगा और ये q बड़ा होगा, अगर p बढ़ गया एंड q बढ़ गया तो ये वैल्यू छोटा होगा, ये वैल्यू छोटा होगा और फाइनली ये वैल्यू आपको छोटा मिलेगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू आपको प्रिसाइज मिलेगा। सिंपल अल्फाज में बोलेंगे तो अगर ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे, दैट मीन्स p एंड q शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो आपको मैच हो रहा है, p और q बहुत बड़े होने चाहिए सच दैट ये वैल्यू छोटा निकलेगा। ओबियसली डिनोमिनेटर में है, अगर p और q बड़े वैल्यू हो गए तो ये छोटा हो जाएगा, ओबियसली ये वैल्यू फिर छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को चले जाते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ आपको हाईलाइट होगा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। ऐसा दिया गया है, ऐसा फेंका गया है एक ट्रैजेक्टरी, यहाँ इसका स्पीड दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री। अगर ये 60 तो ये क्या होगा 30 डिग्री। आपको क्या बताया गया है, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा होता है, खाली ये x कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, vx ऑफ cos ऑफ ये वाला कंपोनेंट। दैट मीन्स यहाँ से अगर 30 है तो यहाँ से cos ऑफ 30 होगा। ठीक है, तो अगर ये vx कितना है तो vx इज इक्वल टू v cos ऑफ 30, तो v को मानो मैं यहाँ पे ओबियसली v दिया हुआ है 10 cos 30 किसके बराबर 0 √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ बचेगा 5 √3। दैट मीन्स अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा 5 √3 इज द ऑप्शन नंबर 4। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आपको यहाँ साइड से हाईलाइट होगा। 41 था ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 42 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपको यहाँ से हाईलाइट होगा। आपको मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या, ओबियसली ये वापस क्लास 11th यूनिट्स एंड डायमेंशन, 4 क्वेश्चन आए हुए डायमेंशन से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रख रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे सबसे पहले। ओबियसली आपको क्या पता है, F इज इक्वल टू g(m1 m2) डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो F का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास का देखा जाएगा m1 m और एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 t-2, ये r उधर चला जाएगा, r का होगा L स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ g, यहाँ m1 और m2 वो नीचे दोनों आ जाएंगे m स्क्वायर। चलो m और m, ये m और m, ये m से ये m चला गया, तो दैट मीन g का वैल्यू कितना आया, ये L2 ये L, तो यहाँ बचेगा m-1, ये ऊपर चला जाएगा -1, यहाँ बचेगा L1 और L2, यहाँ बचेगा L3 और t-2। तो ऑप्शंस के साथ अगर मैच किया जाएगा, g का वैल्यू आ गया हमारा m-1 L3 t-2, दैट मीन्स ये दूसरे के साथ मैच हो रहा है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए, चाहे कोई भी एनर्जी होगी उसका डायमेंशन सेम ही होगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, उसका डायमेंशन सेम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इटसेल्फ एन एनर्जी। ठीक है, तो आप सिंपली निकालिए काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हाफ का कोई टाइम, मास का यहाँ पे आ जाएगा m, v का आ जाएगा L(t-1) का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा m1 L2 t-2। तो अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा m1 L2 t-2, दैट मीन्स ये है ऑप्शन नंबर 4। तो अब यहाँ और एक निकालते हैं, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ओबियसली कैसे निकल सकता है, V इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r। ज़रा फोकस कर ले, gm डिवाइडेड बाई r, g का ये वैल्यू तो लिखो यहाँ पे m-1 L3 t-2 और m का वैल्यू m, r का वैल्यू l। ठीक है, ये m से ये m चला गया, l से ये l गया, वहाँ बचा L2 t-2। ज़रा ऑप्शन के साथ मैच किया जाएगा L2 t-2, दैट मीन्स यहाँ इसके साथ ऑप्शन 1 बचा, जो फाइनल होगा वो आप निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली पता होगा आपको। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 42।
ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब है हमारी बारी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ हाईलाइट होगा, इज ऑफ लेंथ 55.3 मीटर। तो यहाँ एरिया दिया है एरिया निकालना है, लेंथ दी गई है 55.3 मीटर और उसका ब्रेड दिया है 25 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले फिर आपको इसको राउंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताना है। तो देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 2, तो आंसर वो होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे आंसर में वही होगा। यहाँ मिनिमम नंबर कितने हैं? 2, तो जो आपका आंसर होगा उसमें 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2। तो अगर ऑप्शंस को देखा जाएगा, ऑप्शन 1 में 1382.5, इसमें 5 है। ऑप्शन नंबर 2 में 14 × 10 पावर 2, 14 × 10 पावर 2। ऑब्वियसली ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये तो आप कैलकुलेट नहीं होंगी सिग्निफिकेंट में, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन सही होगा। अगर मैच किया जाएगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। तो आपको इसको कैलकुलेट करना नहीं है, बस ऐसे ट्रिक यूज़ कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 900 पिको फैरड। तो C दिया हुआ है यहाँ पे 900 पिको फैरड का मतलब 10 पावर -12। उसके बाद चार्जड पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक। तो अब उसके बाद बैटरी भी एज शोन इन फिगर ए। तो ए फिगर में दिया हुआ है, तो पहले अगर हम ये दिया मतलब ऐसा फिगर दिया हुआ है हमारा जो ये है, इस बैटरी से उसको कनेक्ट किया गया है, यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ अगर मैं मान लूँ यहाँ का चार्ज क्यों है, ठीक है, तो वो जो मैं मान लूँ मुझे पता है C किसके बराबर, चार्ज बाई पोटेंशियल। अगर मैं चार्ज निकाल लूँ Q इज इक्वल टू CV, वो कितना निकलेगा? C है 9 × 10 पावर, अगर मैं इसको सीधे लिख लूँ ये हो गया 9 10 पावर 2 10 पावर, ये हो गया 9 × 10 पावर -10। सिंपल अल्फाज में लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो गया 9 × 10 पावर -10 डिवाइडेड बाई इंटू V का मतलब 100, दैट मीन्स 10 पावर 2। तो वो आया Q इज इक्वल टू 9 × 10 पावर -8। ये आ गया आपका चार्ज Q। तो इस पे कितना चार्ज होगा Q? फिर क्या बताया गया है? देन टू अनदर चार्ज अनचार्जड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 900 पिको फैरड, उसका भी कैपेसिटेंस है जैसे फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसकी जगह और एक कैपेसिटर को जुड़ाया गया है। अब देखो, अब अगर इसका चार्ज क्या था पहले Q था, तो अब इसका चार्ज हो जाएगा Q डैश, वो हाफ हो जाएगा। अब अगर इसका पोटेंशियल V था, वो अब V डैश होके V/2 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम। एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ CV²। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 1/2 ऑफ CV और V। यहाँ लिख सकता हूँ CV की जगह में Q, तो मैं लिखूँ 1/2 ऑफ QV, 1/2 ऑफ QV। तो अगर अब यहाँ जो पहला कंडक्टर था पहला, तो उसमें देखा जाएगा E किसके बराबर है। तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे देखो 1/2 ऑफ Q की जगह करना है हमको Q डैश, V की जगह करना है V डैश फॉर B के लिए। चलो अगर आप A के लिए निकालेंगे भी नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट B के लिए निकालो, तो 1/2 ऑफ Q डैश V डैश। तो यहाँ कितना होगा? ये 1/2 ऑफ Q डैश कितना है? Q/2। V कितना है? V/2। लेकिन यह है एक कैपेसिटर के लिए, यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 2 कैपेसिटर, तो देयरफॉर फॉर 2, तो हम लिखेंगे EB इज इक्वल टू 2 × QV डिवाइडेड बाई 2 × 2 to the 4। ये 2 से ये 2 चला गया, दैट मीन्स QV डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे EB इज इक्वल टू QV का वैल्यू ये निकला है, सॉरी Q का वैल्यू आपको पता है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं Q का वैल्यू कितना? 9 × 10 पावर -8 और V का वैल्यू है 10 पावर 2 डिवाइडेड बाई 4। तो वैसे ये कितना आएगा? 9 4 1 4 4 2 8, दैट मीन्स 2.5। तो आएगा ये 2.5, दैट मीन्स 2.5 × 10 पावर -6। तो ऑप्शंस के साथ अगर मैच किया जाएगा 2.5, दैट मीन्स या यहाँ पे ओबियसली ऑप्शन 1 आ रहा है ये, तो आप इसको देख लें, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट
the two are at their mean position in the same phase, the minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again in the same in phase at the mean position. ठीक, तो ऑब्वियसली आपको पता है टाइम पीरियड की फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, दैट इज टाइम पीरियड का लेंथ के साथ रूट में प्रोपोर्शनैलिटी है, ऐसा रिलेशन है। और अगर हमको देखा गया है क्या निकालना है हमको, एक रेशो निकालेंगे हम T1 is to T2, दैट मीन्स रूट ऑफ L, दूसरे में रूट ऑफ L1 रूट ऑफ L2। यहाँ L1 कितना है हमारा 121 और L2 कितना दिया हुआ है रूट ऑफ 100। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 11 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट मीन्स शॉर्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 11 आएगा। ठीक, और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ 11 आ जाएगा और ये 10, तो इसमें से शॉर्टर हमको कम तो ये लग रहा है, लेकिन जब ये वाला कैसा होता है फेज में होता है, अब अगर n होगा तो उससे एक ज़्यादा होता है, दैट मीन्स आपका आंसर ये 11 आ जाएगा। तो अगर इसको ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो वो थर्ड ऑप्शन होता है। आपने देखा होगा अगर n होता है आपका आंसर तो आपको n+1 करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्लास 11th में सीख लिया होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मास न्यूक्लियस, आपको यहाँ से हाईलाइट होगा 46, तो न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 का एक मास है, स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियर, वो 2 न्यूक्लियर में स्प्लिट होता है 125 एंड 64, तो उनके रेडियस, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियर, तो ये जो 2 न्यूक्लियर छोटे छोटे निकले डॉटर न्यूक्लियर, तो उनके रेडियस के रेशियो निकालने। आपको पता है R इज इक्वल टू R0 A पावर 1/3, ये क्या होता है मास नंबर। तो अगर आपको R1/R2 करना है तो वो क्या आएगा, R0 तो कैंसिल होगा, दैट मीन्स A1/A2 का होल पावर 1/3, दोनों का क्यूब कर लिया मैंने, 1/3 कर लिया। A1 कितना दिया है 125, A2 कितना दिया है 64, तो होल 1/3 कर लेंगे। तो 125 को 5 क्यूब लिखे, 64 को 4 क्यूब लिख ले, तो यहाँ 1/3, ये 3 से ये 3 गया और ये 3 गया, वहाँ बचा 5:4। ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47, टू ट्रांसपेरेंट, यहाँ से आपको हाईलाइट होगा, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A एंड B आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर, तो स्पीड दिया हुआ है आपका V1 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ और V2 दिया है पहला मीडियम में, मीडियम 1 में, ये मीडियम 2 में दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो आपको क्या बताया गया है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दीज 2 मीडिया, आपको बताया गया है कि क्रिटिकल एंगल बताओ θc, एज आपको पता है sin θc किसके बराबर होगा 1/μ, लेकिन 1/μ किसके बराबर होगा 1/v2 डिवाइडेड बाई v1, तो ये होगा v1 डिवाइडेड बाई v2। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो v1 देन 1.2 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸ वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट आंसर आएगा 0.7, तो ऑप्शंस में देख लेंगे 0.7 के अराउंड आ जाएगा, और 0.7 ऑप्शंस दो है, दैट मीन्स 0.750। तो अगर यहाँ देखा जाएगा θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.750, तो ऑप्शंस के साथ मैच किया जाए तो वो है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपको यहाँ से हाईलाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एक गेट का सिस्टम है, यहाँ बिंदी लगी हुई है, दैट मीन्स ये बना नैंड गेट, और यहाँ पे और एक नैंड गेट है, यहाँ पे बिंदी है, और ये दोनों नैंड गेट्स वापस से जुड़े हुए हैं, फिर से एक एंड गेट से यहाँ से C है, तो और यहाँ A कनेक्शन है और यहाँ B कनेक्शन है, ये A कनेक्शन, ये B कनेक्शन, और यहाँ पे ऐसा कनेक्शन यहाँ से A से लिया गया है, एक नॉट गेट, ये और गेट, ठीक है, तो ये नॉट बना, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है ऑब्वियसली, यस इसके साथ, और B वाला कनेक्शन यहाँ से उठ के यहाँ चला जा रहा है,
ठीक है, तो आप कंसिडर कर लेते हैं। तो इनमें से इसका ट्रुथ टेबल कौन सा होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है ट्रुथ टेबल ABC, पहला ऑप्शन जो है मैं चेक कर लेता हूँ, पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले 0 और 0, तो आंसर आना चाहिए C1। तो देखो अब अगर A को मैंने 0 दे दिया, B को भी मुझे 0 देना है, तो ये 0 यहाँ चला जाएगा। अगर ये 0 है, ये इसको 1 बना देगा, यहाँ 1 बनेगा, तो दैट मीन्स फाइनली यहाँ 1 पहुँचेगा। तो ये 0 यहाँ 0 पहुँचेगा, ये 0 यहाँ 0 पहुँचेगा। एंड गेट का रिजल्ट क्या होता है, A.B। तो अगर बिंदी वाला है नैंड गेट तो बनेगा A.B का बार। तो 0 इंटू 0 हो गया 0, और 0 का बार आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 पहुँचेगा, यहाँ 1 पहुँचेगा। 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 का बार आ जाएगा 1, तो यहाँ 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो ऑप्शन C है, तो ये वाला सही है। तो अब इसी का दूसरा एंट्री देखते हैं, 0 और 1। तो अब A को लेना है 0, B को लेना है 1, तो ये 0 0 0 0 चला जाएगा वापस, ये 1, खाली B वाला चेंज हो जाएगा। B में यहाँ 1 चला जाएगा, यहाँ 1 चला जाएगा, 1 इंटू 0 हो गया 0, लेकिन 0 का बार वो 1 आ जाएगा। यहाँ देखो, तो ये 1, ऑब्वियसली ये 1 चला जाएगा यहाँ, सिंपल एज इट इज, ठीक। तो अगर ये 1 है, लेकिन ये यहाँ 0 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 का बार हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा ऊपर 1 इंटू 0, ऑब्वियसली यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्या यहाँ दूसरी एंट्री में 0 है, हाँ ये भी सही है। तीसरी एंट्री इसमें दिया गया है 1 और 0, तो अब हम ये सारे वैल्यूज़ को हटा के अब हम डालेंगे तीसरी एंट्री। थर्ड एंट्री क्या कह रही है हमको, A को डालना है हमको 1, B को डालना है 0। ज़रा डालते हैं। तो अगर A का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर A का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वो 1 वैल्यू यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचेगा, तो वो इसको ये वाला गेट बना देगा 0, तो दैट मीन्स यहाँ बनेगा 0। तो ये 0 है, ये यहाँ 0 पहुँचेगा, ये 0 यहाँ 0 पहुँचेगा, तो ये 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, लेकिन 0 का बार बनेगा 1, दैट मीन्स यहाँ 1, और यहाँ पे भी 1 पहुँचेगा। अब यहाँ देखना है यहाँ क्या पहुँचेगा, ये 0 है और ये 0 इंटू 0 हो गया 0, लेकिन यहाँ बिंदी है, बिंदी उसको बार में कन्वर्ट बार बनाना है, दैट मीन्स उसको बार रखना है, 0 का बार आ जाएगा 1, तो यहाँ 1, तो दैट मीन्स यहाँ 1 इंटू 1 ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ आपको 1 आंसर आना चाहिए। तो अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा, ऑब्वियसली थर्ड एंट्री भी सही है, ये सही है, ये सही है। अब थर्ड एंट्री अगर देखा जाए, थर्ड एंट्री में यहाँ 1 दिया हुआ है और B में भी 1 दिया हुआ है, तो ये सारे वैल्यूज को मैं वापस से रब कर दूं। ओके, तो B को 1, A को 1, B को 1, तो B को 1, तो B यहाँ 1 चला जाएगा, यहाँ से भी वो 1 चला जाएगा, ये 1, लेकिन ये यहाँ 0 चला जाएगा। अब ये 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन ये बार उसको 0 बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ 0 पहुँचेगा, और यहाँ पे भी 0 पहुँचेगा। यहाँ देखा जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 इंटू 0 होगा, लेकिन यहाँ बिंदी है, बिंदी से उसको बार आएगा, 0 का बार वो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 पहुँचेगा, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स यहाँ 0 ही आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ का जो आंसर है वो 0 आएगा। और अगर ऑप्शंस को चेक किया जाएगा, यह बिल्कुल ही सही है, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही ट्रू है इसके लिए। तो आपको बाकी एंट्रीज को ट्राई नहीं करना है, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा पड़ता है, अगर आपको टाइम है तो कर ले, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ईजी है, अदरवाइज उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे ऐसे, एक बहुत ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, 49, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको वहां से हाईलाइट होगा। तो कह रहा है, फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एक बड़ी सी लॉन्ग कंडक्टर है फॉर ए क्रॉस सेक्शनल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। तो एक वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर वायर ले लेंगे हम, ये वायर अगर ले लेंगे हम, ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर ये सॉलिड वायर होगी, ऑब्वियसली वायर सॉलिड होती है, तो यहाँ मीट है, ठीक है, तो यहाँ तक डेंसिटी सेम रहेगा। तो अगर आप ऐसा देखेंगे, आपने ऐसा ग्राफ हज़ारों बार देखा होगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन R के बराबर होती है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/R के बराबर, दैट मीन्स अप टू सर्कल, अप टू बाउंड्री वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है R के, और उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो जो अगर ऑप्शंस को चेक किया जाएगा, तो जो उसका डिपेंडेंस है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो यहाँ R पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ R
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो आपको मैच हो रहा है बाउंड्री तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाउंड्री के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक भी आपने बहुत ही प्यार से इसको देखा होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही आसान था। तो उसमें क्या कहा गया है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से आपको हाईलाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 असर्शन क्या कहता है। अब देखो सिंपल अल्फाज में अगर देखा जाएगा, असर्शन कहता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा शियर मॉड्यूलस होगा तो उतना ज़्यादा स्प्रिंग टफ होगा। दैट मीन्स असर्शन ये सही कह रहा है। अब रीज़न की बात देखते हैं। रीज़न की बात, रीज़न क्या कहता है, द कॉइल स्प्रिंग एक स्प्रिंग है कॉपर वायर की, हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील। ये गलत है। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का कम होता है, स्टील का ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स रीज़न ये गलत बोल रहा है। रीजन ये गलत बोल रहा है। तो अगर देखा जाए असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसको मैच कर रहा है। इस तरीके से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हमने सॉल्व कर दिए। इसमें हमने आपकी हेल्प कर दी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे थोड़ा मुझ में मोटिवेशन आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहे, आबाद रहे।